है भाई। एक मिनट, मैं सवाल देख रहा हूँ जी। नेहा जी, कुणाल सर एमएस डेल्टा से शुरू से करने बोले थे आप। भाई कुछ कॉन्टेक्स्ट बता दोगे तो मैं, यदि मदद चाहिए तो कर पाऊंगा। विदाउट कॉन्टेक्स्ट आज क्लास वहां से शुरू होगा, वहां से। भाई कुणाल, सीरियसली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कितनी वो 3-4 बार एमएस डेल्टा लिख लो, शायद समझ में आ जाए। गुड आइडिया, लिखे जाओ बेटा बार बार एमएस डेल्टा। S2 क्वेश्चन 19। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कॉन्टेक्स्ट गायब था ना झा साहब, जो आप कह रहे हैं। ये 2M कैसे हो गया यार? निहत जी, हिंज का फोर्स पूछ रहे हैं, तो हिंज तो फोर्स इस पूरे को एक रिजिड बॉडी मान के लगा रही होगी, इसके लिए नहीं। कौन से ओमेगा स्क्वायर आर के कंपोनेंट? तो अल्फा भी तो होगा, अल्फा का क्या होगा? ओमेगा कौन सा कांस्टेंट? उसमें तो अल्फा भी दे रखा है हमने तो सॉल्यूशन में। कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं आप? ए पार्ट की कर रहे हैं क्या? ओ सॉरी। कौन सा रोटेटिंग फ्रेम यार? तुम्हें किसने पढ़ाया रोटेटिंग फ्रेम? है भाई नियत, रोटेटिंग फ्रेम से न्यूटन के लॉ लगाना या किसी भी फ्रेम से न्यूटन के लॉ लगाना मैंने कब सिखाया? नहीं, मैंने तो एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में लगाना सिखाया है, उसके अलावा तो मैंने सिखाया ही नहीं भाई। मैंने कहाँ सिखाया? ठीक है,
जाके न्यूटन्स लॉ पढ़िए एक बार, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम ये आपने न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने ही लॉ बना दे रहे हैं। न्यूटन लॉ में सूडो फोर्स एक पॉइंट के एक्सेलरेशन से लिखा जाता है। एक फ्रेम का एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर नहीं होती, क्योंकि फ्रेम में तो सबकी दूरी अलग अलग होगी। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ही आप खुद ही बना दे रहे हैं, बनाते जाइए फिर। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रोटेटिंग फ्रेम एक कॉन्सेप्चुअल चीज होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, पर रोटेटिंग फ्रेम की फिजिक्स हमने नहीं सिखाई है। हमने सिखाई है कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी यदि एपी है और एमएपी के फ्रेम में जगह जाके लगा रहे हैं तो माइनस एमएपी करके सूडो फोर्स लग जाता है, बस। रोटेटिंग फ्रेम का एक्सेलरेशन की एक वैल्यू थोड़ी आएगी। ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर है भाई नियत? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये तो सब पॉइंट्स का अलग अलग होगा ना बच्चे। तो एक तो यहाँ बैठ के लिख रहा है, एक तो यहाँ बैठ के लिख रहा है, एक तो यहाँ बैठ के लिख रहा है, वो भी होता है, बट उसके लिए फिजिक्स बहुत अलग है बच्चे। डाउट तेरा बहुत अच्छा है, बट वो फिजिक्स अपन ने नहीं पढ़ाई। चलिए, मेरी कौन बच्चे में पेशेंस नहीं जो लिखे जा रहा, मेरा डाउट ले लीजिए। कौन है? जारा खान बच्ची है क्या? देखो बच्ची हो इसलिए मैं आराम से बात करके बता रहा हूँ, है ना। सिक्वेंसली जो आ रहे हैं मैं लेते जा रहा हूँ, पेशेंस रख के सुन लो। इतने अच्छे डाउट पूछ रहे नीरज जी, कुछ सीख लोगी बेटा, है ना। So as you stated in the previous class, the first law of thermodynamics. Let's consider a scenario. अरे वाह, बड़ा शानदार सवाल पूछा है नीरज जी ने, दिल खुश हो गया। ये मैं कभी कभी पढ़ाता हूँ, और जब कोई इतना अच्छा सवाल पूछ लेता है तो बड़ी खुशी से जवाब देता हूँ। तो सब लोग एक बार पढ़ ले इस सवाल को, कई लोगों के तो सवाल ही समझ में नहीं आएगा। तो दिल खुश कर दिया भाई, क्या बढ़िया सवाल है ना। जारा खान जी आप तो लिखती रहिए, सर मेरा डाउट पूछ लो, मेरा डाउट पूछ लो। इतना बढ़िया सवाल पूछा है नीरज ने, शानदार। These type of doubts make me really good teacher. ऐसे डाउट की वजह से मैं अच्छा टीचर बन जा, नहीं तो हूँ तो नहीं, पर बन जा। तो सब लोग एक बार पढ़ ले इस सवाल को, कई लोगों के तो सवाल ही समझ में नहीं आएगा। तो दिल खुश कर दिया भाई, क्या बढ़िया सवाल है ना। जारा खान जी आप तो लिखती रहिए, सर मेरा डाउट पूछ लो, मेरा डाउट पूछ लो। इतना
कितना बढ़िया सवाल पूछा है निहद ने, शानदार। These type of doubts make me really good teacher. ऐसे डाउट्स की वजह से मैं अच्छा टीचर बन जा, नहीं तो हूँ तो नहीं, पर बन जा। अमृत जी देखिए, ये स्मार्ट बोर्ड है और ये मैं, है ना। आपको समझ में आने के लिए यदि मेरे वर्ड्स के अलावा कुछ और चाहिए तो जी राम राम जी की अमृत जी, है ना। आपकी वजह से दुनिया में ना यही सब नौटंकियां चल रही है, लोग आ रहे हैं अजीब अजीब से तरीके से पढ़ा रहे हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, सब जगह डम बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, सब जगह। मतलब जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की सब आप क्लास चल रही है बहुत हाई लेवल की, PhD लेवल की, उसमें डम बोर्ड पे पढ़ा है, पता नहीं क्यों, अक्ल ही नहीं उन लोगों को। अबे ये डम भी है ना, ऐसे लिखना पड़ता है ना, whatever is not smart is dumb. है अमृत जी? अरे नहीं जी अमृत जी, मैं गुस्सा तो होते नहीं, क्या बात कर, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप समझ लेते तो आपका बहुत फायदा होता जीवन में। खैर, बाकी बच्चों पढ़ लिया? ये तो ऐसे ही कुछ लोग टाइम पास करते हैं। सबने सवाल पढ़ लिया? ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड ब्यूटीफुल आंसर कमिंग अप। जब डिफरेंशियल फॉर्म में इस लॉ को लिखते हैं तो कई बार बड़े लोग इस लॉ को ऐसे लिख देते हैं। इनफैक्ट 1 मिनट का वक्त है तो मैं ढूंढ के बता सकता हूँ, जो कि हमारे निहत जी का डाउट है, वो वर्मा जी ने भी कहीं दे रखा है पुस्तक में। एग्जैक्टली वर्मा जी का भी पढ़ के सुना देता हूँ मैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यदि मिल जाए तो। अब क्या, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, तो देखिए मैं इतनी अच्छी फिजिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, सब समझ रहे ना ये बात। स्मार्ट बोर्ड होता ना तो मैं फर्स्ट लॉ, फोर्थ लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया होता। यार मिल नहीं रहा है, कोई नहीं। एग्जैक्ट सवाल भी मुझे यदि मिल गया तो आपको जरूर बताऊंगा मैं। मुझे तो लगता है HCB में ही था, किधर था, क्योंकि बड़े लोगों के वर्ड्स में बोलो तो और अच्छा लगता है, वो वाली बात है जी। इधर तो नहीं मिला मुझे, कोई बात। तो जवाब जरूर देता हूं मैं, पढ़ लिया आप सब लोगों ने। देखिए जी, यहाँ पर जो du हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और जो हम डेल्टा Q और डेल्टा W लिख रहे हैं, इनका मतलब है स्मॉल हीट या वर्क। इनफैक्ट फिजिक्स में du और मतलब dx के दो अर्थ होते हैं।
होता है स्मॉल और एक होता है चेंज। तो यहाँ पर एक जगह पे स्मॉल है मतलब, और एक जगह पे मतलब है चेंज। क्वेश्चन की बात कर रहे थे यार। 50 में क्या है जेठवा जी? डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू का मतलब थोड़ी है। अच्छा लिखा है चीज। तो इन्होंने इस तरह से आंसर नहीं दे रखा। 50 पे है तो सही, फर्स्ट कॉलम का पहला ही पैरा है, क्वेश्चन खत्म होती सॉल्यूशन की ठीक बात। ठीक है, तो आंसर तो वही अच्छा है जो मैंने दिया। चाहे तो प्रश्न पूछने वाले से पूछ लीजिए उसको डाउट क्लियर हुआ कि नहीं है भाई निहत जी। चलिए जी, ये बात समझ में आई कि dx के दोनों मतलब होते हैं, चेंज भी और स्मॉल भी। तो यहाँ पे जो मतलब है वो स्मॉल वाला है। चेंज वाला नहीं। एनी क्रॉस क्वेश्चंस एनीवन? मैं वेट कर रहा हूँ, कोई क्रॉस क्वेश्चंस हो तो आप लिख लीजिए, 1 मिनट बाद खोलता हूँ। हाँ जी, कोई डाउट्स? अलिफ दास सर, प्रोसेस थोड़े से बता दीजिए। कौन से प्रोसेस भाई? मैं तो पूरी ही बताऊंगा यार, थोड़े से क्यों बताऊंगा? इससे कोई क्रॉस क्वेश्चन है उसको कुछ और ही लिखना, तो नाम में कुछ भी लगा के ना ये और वो समझ जाते हैं कि हम इंटेलिजेंट। यार ये गलत बात है, डाउट क्लियरिंग सेशन का मतलब लोग ये सब डालते हैं। चलो भाई, हम डाल रहे हैं तो जवाब दे।
भाई थर्मोडायनेमिक्स जिस दिन शुरू से हुआ था, मुझे याद नहीं है, 3-4 लेक्चर हो गए श्रीवास्तव जी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिस दिन से शुरू हुआ था, बच्चों से पूछ लो, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब वो वाला बैकलॉग पूरा करके लाएंगे। ये तुम नहीं हो ना भाई निहत? पक्का? हाँ नेहा जी, आप हैं क्या? बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे एक बच्चा है, वो अपना नाम कभी कभी पलट के नेहा, कभी नेहल, कभी पता नहीं क्या क्या रख लेता है, ओके। और फिजिक्स अच्छी करता है, इसलिए मुझे उसको झेलना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन देख लेती हैं, नो प्रॉब्लम्स, ये कर लीजिए, कोई बात नहीं, ओके। देख लीजिए, देखने के बाद एक दिन बाद बिना देखे फिर से ट्राई, 1 या 2 दिन बाद 48 आवर्स रख लीजिए आप, तो अच्छा चेक होएगा। 48 आवर्स के बाद में ट्राई ऑल जिनके आपने देखे थे, जिनके देखे थे ना, ऑल में मतलब ठीक है जी। ठीक सर। सारा जी आप हैं क्या? हार्डली हो पाते तो सॉल्व एग्जाम्पल पहले खूब सारे करिए, ठीक है नेहा जी? अरे जारा जी, ये कैसे लगाओगी यार? कहाँ है ओ? जारा जी मैंने पूरा जूम कर रखा है, नो ओ आई कैन सी। शायद ये है, ऐसा मान भी लूं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो ये फोर्स का टॉर्क आएगा, ये फोर्स का टॉर्क आ गई यहाँ। आपने एफबीडी नहीं बनाया तो इसका मतलब थोड़ी कि फोर्स गायब हो जाएगा, इसलिए ये इससे सॉल्व भी नहीं होगा। अरे ये फोर्स सिर्फ 2 किलोग्राम ही क्यों होगा भाई? ये किसी एंगल पे जा रही है रस्सी, तो इसमें T2 भी आ सकता है। रेडियस बराबर थोड़ी थी इनकी, मुझे सही याद है तो। ठीक है, जबरदस्ती से ऐसे यूज नहीं होता टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt। कोई बुलडोजर थोड़ी जो अपन सवालों पे चढ़ा देंगे। तो सामने था एक बार ये मारा, थोड़ा टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt, ऐसे नहीं होती फिजिक्स, ठीक है जारा जी? थोड़ा नफासत के साथ। T2 का टॉर्क लिखे हो जाएगा, मुझे नहीं पता, अगली बार आप क्या गलती करेंगे, हाउ कैन आई प्रेडिक्ट? आप स्टूडेंट ही है ना, मतलब ये प्रेडिक्ट करूं कि आप अगली बार सही कर लेंगे।
बट इट इज नॉट वेरी गुड सोल्यूशन, बिकॉज कोई फायदा नहीं होगा। जब T2 ही निकालना पड़ रहा है तो क्या बचा। सुप्रीत साहब, कंसिस्टेंसी की आप रोज मेरी आंखों की परीक्षा लेते हैं और मुझे कहना पड़ता है कि हाँ जी सुप्रीत जी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, आपको यही सुनने में मजा आता है तो अलग बात है, राइट। पता नहीं आप मेरे को क्यों ऐसा कहना खिलवाना चाहते हैं मुझसे सुप्रीत राज जी, कि सुप्रीत राज जी ये बूढ़ी आंखें आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। इन्होंने 42 पतझड़ देख लिए, डाल के लिए बस खुश। कहाँ आपकी 17 सावन देखी हुई सुंदर आंखें। बयालीस मतलब 42 नेहा जी। थोड़ा इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान आ जाइए। अबे तो दिख रहा था जी अटेम्प्ट आप कुछ का। ज़ारा खान जी आपने सुना नहीं ध्यान से, मैंने ये कहा था कि F की वैल्यू 2 mg नहीं आएगी, आप सुनती नहीं। मैंने बोला था F के अंदर इस T2 का भी कंट्रीब्यूशन बैलेंस करने के लिए फोर्स आएगा। और ये F ऐसा नहीं आएगा, कुछ ऐसा आना पड़ेगा इसको। और ये दूरी अवेलेबल है नहीं, कैसे लिखोगी डॉट। ठीक है ज़ारा खान जी। सुप्रीत जी यार आप मतलब मैं कह रहा हूँ मुझे दिख नहीं रहा, आप बोल रहे हो कि सर नहीं दिख रहा, तो क्या मैंने आपकी बात मान तो ली। चलो भाई बहुत बढ़िया। GCV चैप्टर 28 क्वेश्चन 43। भाई कौन सी किताब है ये GCV? समीर श्रीवास्तव, अच्छा HCV। यार मैं डर जाता हूँ भाई, इतनी किताबें आती हैं, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ पढ़ के आ जाते हैं आप लोग, क्या नहीं लोग। चैप्टर 28 क्वेश्चन 43। ओ भाई ये क्या बकवास है। समीर श्रीवास्तव ये यूनिवर्सल लॉ है क्या? अबे यूनिवर्सल लॉ है क्या श्रीवास्तव? एज इट इज BB। अच्छा ब्लैक बॉडी के लिए ये लॉ है। ओहो जय हो महाराज। आपके जो भी गुरुजी हैं उनसे बोलिए राम राम, उनसे राम राम बोल के मेरा रेडिएशन का लेक्चर शुरू से सुन लीजिए। और जिस भी गुरुजी से आपने ऐसा पढ़ा है वो गुरुजी आपको सही दिशा नहीं दे रहे। यदि बाई चांस वो गुरुजी मैं ही हूँ तो मुझे भी राम राम आप बोल सकते हैं।
लिखवाया बे? अबे वो कुछ और बोला था यार। अच्छा पी एब्जॉर्ब लिखा है। अरे तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी है यार। अच्छा एक मिनट, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। वो एक मिनट। टेम्परेचर ऑफ बॉडी कहाँ दे रखा है? ए पार्ट में भी सवाल पढ़। ए पार्ट में टेम्परेचर ऑफ बॉडी बता। टेम्परेचर ऑफ बॉडी बता। ए पार्ट पढ़ के कहाँ दे रखा है? कौन सी लाइन में लिखा है? 57 जो है बॉडी का है। वाह यार तेरी इंग्लिश। इट इज सस्पेंडेड इन अ क्लोज्ड बॉक्स मेंटेन्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस। कौन मेंटेन्ड है 57 डिग्री सेल्सियस पे? बॉडी की बॉक्स। थोड़ा तो इंग्लिश ग्रामर रेफर कर लो यार। एक किताब आती थी पहले जमाने में, लाल लाल रंग की, दो अंग्रेजों का नाम भी था उस पे। ना एक बार देख लो उसको भाई। ये एनसीईआरटी में है क्या भाई? अभिनव जैन। अच्छा पता नहीं कहीं है। बेस्ट है फिर क्या? I came across these relations। तो ये जो कागज का फर्रा था ये ऐसे हवा में उड़ के आपके पास क्या लहराता हुआ, और फिर आकाशवाणी हुई, बच्चा तुझे मैं दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। है भाई जैन साहब? अब नाम बताया। स्कूल में चलती है। बिल्कुल, तो स्कूल में चलाओ। बिल्कुल चलाओ स्कूल में। चलो मैकेनिक्स का बैकलॉग कवर कर रहा हूँ, तो क्या उससे रिलेटेड डाउट आए तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? अब तक तो पूछ भी सकते हो, पूछ चुके होते भाई। सर यहाँ से शुरू करना है। थैंक यू। और थोड़ी देर में आप दिलाइएगा। समीर श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 54 पार्ट ए, जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था ठीक उससे उल्टा सवाल है।
समीर श्रीवास्तव जी, आप हैं क्या? एक चीज बताओ, वो सिर्फ रेडिएशन ही कर रहा होगा या रिसीव भी कर रहा होगा? और यदि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर है तो दोनों का अमाउंट कैसा आएगा? शाबाश, यू कैन डू इट श्रीवास्तव जी। कैसा आएगा बताओ ना। गॉट इट क्या होता है भाई? इफ यू गॉट इट रॉन्ग हु विल टेल इट? पूछा उसका जवाब दो। ओके, गॉट इट। अभी बताया नहीं इसमें टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी। टीएस से छोटी होगी बड़ी होगी? सारी बात लिखेगा। छोटी की बड़ी? हाँ जी, बराबर होगी, यही मैं क्या। चलिए, ठीक ठाक डाउट पूछ रहे लोग। सर मुझे WB JE देना है तो कैसे पढ़ूं? एनी सजेशंस? आई एम न्यू। भाई बांग्ला पढ़ लो, बाकी तो नहीं मालूम। पता नहीं बांग्ला आती भी है कि नहीं आती। नो आइडिया। देख लो, मिष्टी दो ही खा लो, माछ भात खा लो, शायद उससे अच्छे आ जाता। शुक्तो खा लो, शुक्तो। हाँ जी सुप्रीत जी, क्या चाह रहे हैं? डाउट का है? अब डाउट मिसिंग है। ये आदमी को बीमारी क्या है यार? ओ भाई, मेरी याददाश्त भी बूढ़ी हो गई है। मैं लिख के डाल देता हूँ, आई हैव बिकम ओल्ड। साइन। बस अब खुश। चलो, 15 बड़ा अच्छा सवाल है रणव सिंह जी। वेरी वेरी नाइस वर्कड आउट एग्जाम्पल। तो मैं जरूर आंसर देता हूँ इसका। राइट, मैं पूरा समझा देता हूँ। 15th वाला अर्णव सिंह, देखिए अपन ने एक एलिमेंट लिया, ठीक है। यहाँ माना प्रेशर P की वजह से फोर्स लग रहा है PA। यहाँ P प्लस DP की वजह से फोर्स लग रहा है P प्लस DP इंटू A नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ लग रहा है ρg DH इंटू A। हम H को ऊपर बढ़ता हुआ मानेंगे तो प्रेशर भी ऊपर ही बढ़ता हुआ मानेंगे। अभी अपन इक्वेशन लिखेंगे तो इजीली दिख जाएगा, dp वुड बी माइनस ρg dh। लिख के दिखाओ इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, क्योंकि p प्लस dp इंटू a प्लस ρg dh एक साइड ही आएगा, ये p उधर आएगा, p से p कट जाएगा, अपने आप dp की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है जी, चलिए जी। वो नहीं आ रहा तो तुम चेक करो यार, तुम्हारा कौन सा सोल्यूशन नहीं मिल रहा भाई, तुम चेक करो ना कौन सी स्टेप नहीं मिल रही। मैं थोड़ी चेक करूंगा बैठ के भाई, इतना सारा ये सारी कैलकुलेशन चेक करूं मैं बैठ के, तुम ये चाहते हो और सब बच्चे वेट करें। वैसे भी आप 4-4 बार बड़ा मुश्किल होगा ऐसे भी बैठ के घूम पाना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप चाहते हो कि मैं इसमें एक एक स्टेप पढ़ूं जहां आपने कोई लॉजिक नहीं लिखा है, क्या कर रहे हैं, ये कौन सी इक्वेशन है, क्या है ये किस पे लगाया, क्यों लगाया, कुछ नहीं मालूम मुझे। अल्फा यहाँ पे लिख दिया, यहाँ बनाया नहीं है, फिर ये अल्फा और ये अल्फा सेम लिख लिए, क्यों भाई, ये दोनों अल्फा सेम क्यों होंगे, ये रही मिस्टेक। दुनिया के सारा अल्फा सेम होते हैं क्या लट्टू, यहाँ बना देता ना अल्फा। उनको जल्दी सॉल्व करना होता है, जिन लोगों को जल्दी सॉल्व करना होता है वो क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी करते हैं गलत, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल गलत सॉल्व कर सके। ठीक है सुप्रीत जी, बता दी मैंने मिस्टेक। ठीक है जी सुप्रीत जी, वेट कर रहा हूँ। क्या हो गया, चल नहीं रहा, चलिए। एक भाई ने बताया था क्या से शुरू करना है, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ से शुरू करना है। ओके जी, यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सॉलिड और लिक्विड, कितना एक्सपेंशन होता होगा इसमें गर्म करें तो अपन, कितना होगा एक्सपेंशन कंप्रेशन, याद दिला दूं आपको, अल्फा गामा का ऑर्डर 10⁻⁻5 का होता है। तो एसेंशियली इनका डेल्टा डब्ल्यू इज ऑलमोस्ट जीरो। इनफैक्ट दैट इज द रीजन हमने इनको कभी यूज ही नहीं किया था। इनको क्यों नहीं यूज किया था अपन ने एज अ वर्किंग सब्सटेंस, क्या प्रॉब्लम थी इनमें? कट लाइन कटे है बच्चा
आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, क्योंकि एक्सपेंशन कम होता है। मेरी थ्योरी तो यही है, और जितनी फिजिक्स मैंने पढ़ी, जितनी फिजिक्स की बातें सुनी, उससे यही है। बाकी बिल्कुल आपको एक डिफरेंट विचार देने की पूरी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र देश है। ओनली प्रॉब्लम इज फिजिक्स एंड साइंस डज नॉट गिव अ डैम अबाउट आवर ओपिनियंस। You may or may not believe gravity works, but if you'll die, you will die if you jump from 15 floors, 15th floor. है ना? Nothing will happen if you believe or do not believe in God, of A type or B type or C type. वो फालतू की किताबें में teach you different things, but science is. कुणाल जी, you are still wrong. Too much heat से भी नहीं होता एक्सपेंड, डोंट वरी। उतना एक्सपेंशन हम लेते ही नहीं, ठीक है? चलिए मैं आगे बढ़ूं। जबकि गैस के अंदर डेल्टा डब्ल्यू आता है कुछ ना कुछ, और डेल्टा डब्ल्यू अलग अलग तरह से हो सकता है, तो इसलिए डेल्टा क्यू जो है, राइट, उससे भी पहले हम यदि सी की बात करें तो सी हो जाएगा प्रोसेस डिपेंडेंट, which will be delta Q by N delta T, where delta Q by N delta T is things, but science is. Kunal ji, you are still wrong. Too much heat से भी नहीं होता एक्सपेंड, डोंट वरी। उतना एक्सपेंशन हम लेते ही नहीं, ठीक है? चलिए मैं आगे बढ़ूं। जबकि गैस के अंदर डेल्टा डब्ल्यू आता है कुछ ना कुछ, और डेल्टा डब्ल्यू अलग अलग तरह से हो सकता है, तो इसलिए डेल्टा क्यू जो है, राइट, उससे भी पहले हम यदि सी की बात करें तो सी हो जाएगा प्रोसेस डिपेंडेंट, which will be delta Q by N delta T, where delta Q by N delta T is process. कुणाल जी और अर्णव जी अपनी अपनी थ्योरी देना चाह रहे हैं फिजिक्स की। बढ़े आगे। So this is specific heat of process, डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। तो इसलिए अलग अलग प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट ही अलग अलग डिफाइन होती है, जो कि सॉलिड और लिक्विड में नहीं होती। सॉलिड और लिक्विड में देयर यूज्ड टू बी ओनली वन स्पेसिफिक हीट। अपन ने बोल दिया 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम पर डिग्री, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट हो गई, कहानी होगी खत्म। नथिंग मोर नथिंग लेस, राइट? उसके आगे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, डेफिनेशन में मैंने 14.5 से 15.5 बोला है, क्योंकि वो थोड़ी सी वेरिएबल होती है ड्यूरिंग टेम्परेचर वेरिएशन, लेकिन वेरिएबल है, दैट्स एन ओके थिंग। बट वो प्रोसेस डिपेंडेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, तो है और उतनी ज्यादा नहीं कि उसकी स्टडी की जाए, जबकि ये होती है प्रोसेस डिपेंडेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसलिए डेल्टा क्यू को हम लोग फॉर अ गिवन प्रोसेस ऐसे लिखते हैं, एन सी प्रोसेस डेल्टा टी, या उससे भी अच्छा तरीका रहेगा डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दें, ताकि वेरिएबल हो तो भी यूज कर सके। डिफरेंशियल फॉर्म में वैसे तो यहाँ डेल्टा लिखना चाहिए और यहाँ dt लिखना चाहिए। दिस dt is change in temperature, this delta q is amount of heat supplied, not change in heat. This is small amount of heat supplied, whereas this is change. जैसा निहत जी ने हमसे बड़ा शानदार सवाल पूछा था। कुछ लोग बोलेंगे सर किताब में ही तो लिखा था, तो आप बार बार निहत के सवाल को क्यों अच्छा बोल रहे हो? तो वर्मा जी ने दे रखा था ना। देखो, दुनिया में मैक्सिमम चीजें कहीं ना कहीं किसी ने दे ही रखी है, ढूंढ के कौन लाया, बात ही है। जुकरबर्ग ने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई थी, लेरी पेज और सर्जी ब्रिन ने तो बनाई थी ऐसी टेक्नोलॉजी जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। जुकरबर्ग
टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, वो सब कुछ अवेलेबल था, कोई भी कर सकता था उसके लिए, गूगल कोई और नहीं बना सकता। चलिए बढ़े आगे। क्योंकि उसके लिए लगने वाली कंप्यूटर साइंस ही दुनिया में नहीं थी। सो हियर वी गो। बढ़े आगे। ओके देन, so here we go. तो अब अपने पास फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पूरा आ गया है। What we are going to do now next is very simple thing. हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स 4 डिफरेंट प्रोसेस पे एक एक करके लगाएंगे और पूरे डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, शुरू करें। ओके, सो हियर वी बिगिन। Isochoric process. ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस का एक और नया नाम है आजकल, इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी बोलने लग गए पढ़े लिखे लोग। उनका कहना है कि बच्चों को काहे को परेशान करने का, जबरदस्ती इतने कॉम्प्लिकेटेड बड़े नाम रखने का, तो इसको नई किताबें जो हैं, बहुत नई किताबें आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी बोलने लग गई। ठीक है, बढ़े आगे। ऑलराइट, सो सबसे पहला पॉइंट, प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस होगा जी, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसको यदि हम पीवी डायग्राम पे देखेंगे तो पीवी डायग्राम पे ये कैसा दिखेगा? पीवी डायग्राम पे दिखेगा ऐसा, ऊपर या नीचे। कैसा नहीं मानेंगे हम? दिस इज नॉट आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। रेड वाला या ये ग्रीन वाला, इसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया जब कांस्टेंट, तो इसका मतलब है dv शुड बी 0, तो इट कैन बी वर्टिकल ओनली, इट कैन नॉट बी इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम हो जाए, ऐसा नहीं है। अभिनव जैन साहब, आप पता नहीं क्या चाह रहे हैं जीवन से, आप ही जाने। मैं शायद आपकी ज्यादा मदद कर नहीं पाऊंगा।
बच्चों लिख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बढ़े आगे। थर्ड पॉइंट, प्रोसेस की इक्वेशन क्या होगी? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोसेस की इक्वेशन होगी P बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इस प्रोसेस की इक्वेशन होगी। चौथा पॉइंट, वर्क डन, इंटीग्रल ऑफ P dv। कितना होगा बच्चों इंटीग्रल ऑफ P dv? इफ dv इज 0 ऑलवेज, शून्य। बहुत बढ़िया। लिख लें आप। ठीक है, चलिए जी। पांचवा, डेल्टा यू एन एफ आर बाय 2 डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा यू। कोई डाउट है तो बोले। इनफैक्ट सारे प्रोसेसेस के लिए यही आएगा डेल्टा यू, राइट? या अलग अलग आएगा? बताओ बताओ। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब बड़े लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके ऐसा पाया कि इसकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट आती है और इसकी स्पेसिफिक हीट का नाम दिया CV। दिस इज CV का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये लोगों को पता पड़ा कि एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू जो है जी कांस्टेंट आती है। ठीक है, बढ़े आगे। फिजिकली इस प्रोसेस को कैसे पहचानेंगे? और लैंग्वेज में ऐसा क्या लिखा होगा फिजिकली एंड लैंग्वेज? फिजिकली होता कैसे है ये प्रोसेस और अपन क्या पढ़ के पहचानेंगे कि भाई ये यही चल रहा है? फिजिकली हाउ विल यू आइडेंटिफाई? बिल्कुल सही बात, रिजिड कंटेनर लिखा होगा सवालों में। बहुत बढ़िया, राइट।
कभी कभी इसमें बेवकूफ कैसे बनाते हैं, पिस्टन देके बोल देते हैं कि पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है, पिस्टन देके बोल देते हैं फिक्स कर रखा है, ऐसे स्टॉपर लगा के पिस्टन को फिक्स कर रखा है। तो ऐसे कोई बेवकूफ बना तो अपन को बेवकूफ नहीं बनना है, पिस्टन देके उसको फिक्स कर दिया तो रिजिड ही हो गया ना वैसे। प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे आप, ऐसे कर सकते हैं, आप एक थर्मोमीटर लगा दें, इसमें एक हीटर लगा दें, हीटर से हीट सप्लाई करें और निकाल लें कितनी हीट सप्लाई हो रही है, हो गया काम। तो डेल्टा क्यू इजीली मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ गैस आपने कितनी रखी था आपको पता है सही, टेम्परेचर का चेंज आप थर्मोमीटर से नाप ही रहे हैं, तो ऐसे करके आप सीवी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी, very easy to find out। ठीक है, बढ़ो आगे। लास्टली इस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट और बल्क मॉडुलस। तो प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट इस केस में तो कुछ ज़्यादा इश्यू है नहीं, क्योंकि अपन पहले ही निकाल चुके हैं, सीवी होती है। और बल्क मॉडुलस जरूर काम की चीज़ है। बल्क मॉडुलस होता है माइनस dp बाय dv बाय v, याद होगा आपको फॉर्मूला dv बाय v। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि dv इज 0, राइट। Correct? यार ये 8वां पॉइंट उसके साथ ही मान लेते हैं यार, जबरदस्ती 10 पॉइंट के लिए जगह नहीं बचेगी, वो ऊपर हो गया स्पेसिफिक हीट सीवी, तो एक इम्पोर्टेंट चीज छूट जाएगी यार, ठीक है ना। ये 9th पॉइंट, ये तो मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा बैठ के, स्पेसिफिक हीट भी इसके साथ ही है, ठीक है। 8th फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा है, यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा है तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आता है। एन सी वी डेल्टा टी इस तरफ रखेंगे अपन, और इधर रखेंगे एन एफ आर बाय 2 डेल्टा टी प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो सी वी जो कि एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड वैल्यू है शुड बी इक्वल टू एफ आर बाय 2, जो कि थ्योरेटिकली, जो कि एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकली डिटरमाइंड वैल्यू है, राइट। तो क्या मालूम पड़ा इससे, अभी तो बात ही है नहीं आता कथी गोल पता नहीं खाना खा क्या मालूम पड़ा बच्चों, हम दिन में खा लेंगे। हमको ठीक से पता है चूड़ा हाँ चूड़ा आलू चॉपर खाना चूड़ा कहाँ इससे ये मालूम पड़ा, खत्म हो गया चूड़ा, अब अपन देख लिया तो खत्म हो। एक मिनट मैं आपको अपलोड करके दिखाता आलू हूँ आना खाएंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल सही है और लॉ ऑफ विकी पार्टीशन ऑफ एनर्जी एक और तरीके से चेक हो। एक बार बात ले लो। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है वर्मा जी ने, यहाँ क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ सीवी। तो एक्सपेक्टेड किस फॉर्मूले से आया होगा,
कौन सा फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सीवी का? पूरा मिटा देना FR by 2. This is theory. Experimental values of CVCP. ये देखिए कितना क्लोज आ रहा है. ये देखिए कितना रेंज में आ रहा है. ठीक है? डाउट? तारखुंडा कितने ते आधा घंटा तुम दे दियो आधा घंटा तुम लोग को देखना हो आधा घंटा हो गया चल ये अपना के स्टोरी याद है तो ये जो CV की वैल्यू FR by 2 आई, ये किस प्रोसेस के लिए ट्रू है बच्चों? किस प्रोसेस के लिए ट्रू है ये? जब हमने CV बोल दिया तो प्रोसेस का मतलब बचा है क्या? कोई दूसरा प्रोसेस अलाउड है क्या जब हम CV बोल रहे हैं? वो तो उसकी वैल्यू आएगी, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू मैच हो रही है. इनफैक्ट डेल्टा यू को चाहे तो मैं ये लिख दूं और आज से उठा के यदि मैं डेल्टा यू को ये लिखने लग जाऊं, किस किस प्रोसेस में लिख सकता हूं मैं डेल्टा यू को NCV डेल्टा टी? बताओ किस किस प्रोसेस में दिस इज करेक्ट? समझ में आई क्या बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं. आइसोबारिक प्रोसेस. शुरू करें. कैसा प्रेशर होगा, कैसा प्रोसेस होगा? P is constant. PV डायग्राम कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा जी. कैसा नहीं दिखेगा? ये नहीं होगा. This is wrong. This is wrong. It means dP is 0. Right? Process की equation V by T is equal to constant. कहीं रुकना हो तो रोक देना. वर्क डन. इंटीग्रल P dV, P इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. सो PV2 माइनस V1 या फिर उससे अच्छा nRT2 माइनस T1. कोई कंफ्यूजन?
डेल्टा यू क्या लिखो, एन सी वी डेल्टा टी या एन सी बी डेल्टा टी? दोनों लिख दो। वाह जान साहब, शानदार। यस, अभी समझाया भाई लोग। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या करूं मैं? हाँ भाई, जिसको एफ आर बाय 2 लिख सकते हैं वो एफ आर बाय 2 की वैल्यू सी वी आई, ये एक बहुत बड़ी बात थी जिससे लोग खुश हुए। सीवी लिखा है सर, कौन लिखा है बे सीवी? यार दास बाबू, एक तो बंगाली में मत लिखा करो आप यार, समझ में नहीं। सीवी लिखा है सर का, मैं क्या सबको समझ में आया, बाकी लोगों को कि बंगाल वो एंथैल्पी में सीवी। अभिनव जैन साहब एंथैल्पी पढ़ रहे हैं भाई साहब, कुछ कर गुजरेंगे, सही बता रहा हूँ। फिजिक्स का फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री से समझ रहे हैं। ये शुरू से ही मुझे जब से आए इनके लक्षण मुझे ऐसे ही दिख रहे थे कि एक दिन ये कुछ गुजरेंगे, राइट? बहुत बढ़िया जैन साहब, शानदार। कर तो लिया ही, अब गुजर भी जाइए। मेरी तो रोस्टिंग ही होती है भाई साहब। अब ज्ञान देंगे तो मैं क्या करूं आपके ज्ञान देने में? चलो दो ज्ञान, मेरे क्या। मैं बाकी बच्चों को आप कुछ गलत सलत पढ़ाएं तो उनको रोको नहीं, मेरा काम नहीं है। बढ़े आगे। डेल्टा क्यू को यहाँ पे बड़े लोगों ने बोला एनसीपी डेल्टा टी बोलेंगे, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेस। तो इस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट सीपी है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और लैंग्वेज क्या होगी, सेटअप कैसे पता करेंगे, उसका तरीका बड़ा सिंपल है। प्रेशर कांस्टेंट चाहिए हमको, राइट? तो एक तरीका तो होता है पिस्टन का एफबीडी बना लो। यदि आप पिस्टन का एफबीडी बना लोगे और यदि पिस्टन का एफबीडी बना के पी नॉट कांस्टेंट आ गया, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट आ गया, तो इट्स परफेक्ट, नो प्रॉब्लम्स। सही है कि नहीं? So best तरीका to identify is making free body diagram. बेस्ट तरीका तो ये, ठीक है? और जब लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंटली किया तो उन्होंने क्या किया था, बेसिकली एक ओपन टू एटमॉस्फेयर, एक थोड़ा सा हैवी पिस्टन लेकर
छोड़ दिया फ्री टू मूव, थर्मोमीटर लगा दिया, हीट सप्लाई कर दी, तो सीपी आ गया डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर। समझ रहे क्या बात? और काम हो गया खत्म। एफबीडी ऑफ पिस्टन बोल रहा हूं तो किसे देखे एफबीडी में? किसे देखे? पीछे वाला क्यू भी यही था, मतलब ऑब्वियस सी बात नहीं है। कैसे देके पूछना चाह रहा है शायद। एफबीडी बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाए। Now if you apply first law of thermodynamics, the equations comes out to be NCP delta T is equal to NCV delta T plus NR delta T, and if you solve it you get CP is equal to CV plus R, also known as Mayer's relationship. तो सीपी और सीवी में आर का अंतर होना चाहिए, ऐसा प्रेडिक्शन है। और जब इसको किया गया तो ऐसा पाया गया कि सीपी और सीवी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो आर के बराबर आता है, करीब करीब कांस्टेंट आता है, ऐसा पाया गया। Got it? बढ़े आगे। ठीक है जी। एंड लास्टली बल्क मॉडुलस आप निकालने जाएंगे, माइनस डी पी बाय डी वी वन टू वी, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0। क्यों आ जाएगा 0? वाइट विल बी 0। अनुराग सिंह जी के हिसाब से डीवी 0 है। कुछ लोग मुझे लगता है आसमान से उतर के आए हैं, वो सब छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ चुके हैं। बढ़े आगे। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर इज इक्वल टू
कांस्टेंट का पीवी ग्राफ बड़े लोगों ने ऐसा बताया। ऐसा कर्व आएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इस प्रोसेस की इक्वेशन। इनफैक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दे तो dp बाय dv अपन निकाल सकते हो। dp बाय dv की वैल्यू comes out to be minus p by v। प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर दीजिए। मतलब जो इसकी स्लोप होगी उसकी बात करें। Got it? अगेन इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर वाला नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। dt इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब dt इज इक्वल टू 0 चाहिए हमको। नो चेंज इन टेम्परेचर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, बढ़े आगे। वर्क डन, इंटीग्रल पी डीवी, इसको अपन लिख सकते हैं nRT बाय v। v1 to v2, so this is nRT ln v2 by v1। ठीक है,
CP और CV में R का it will be 0. अनुराग सिंह जी के हिसाब से DV 0 है. कुछ लोग मुझे लगता है आसमान से उतर के आए हैं. वो सब छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ चुके हैं. बढ़े आगे. आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट. टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट का पीवी ग्राफ बड़े लोगों ने ऐसा बताया. ऐसा कर्व आएगा. PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये इस प्रोसेस की इक्वेशन. इनफैक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दे तो dP by dV अपन निकाल सकते हो. dP by dV की वैल्यू comes out to be minus P by V. प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर दीजिए. मतलब जो इसकी स्लोप होगी उसकी बात करिए. गॉट इट. अगेन इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर वाला नहीं चलेगा. ये नहीं होगा. dt इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब dt इज इक्वल टू 0 चाहिए हमको. नो चेंज इन टेम्परेचर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. बढ़े आगे. वर्क डन. इंटीग्रल P dV. इसको अपन लिख सकते हैं nRT by V. V1 to V2. So this is nRT ln V2 by V1. ठीक है. बढ़ो आगे. वर्क क्लियर है सबको. ओके. डेल्टा यू कितना आएगा सब प्रोसेस में. इस प्रोसेस में कितना आएगा.
जीरो आएगा बे, एनसीवी डेल्टा टी घटा तो सही आपने, पर डेल्टा टी जीरो है। बट साहब इस उम्र में कहाँ ये छोटी मोटी चीजों का ख्याल रहता है। डेल्टा क्यू अभी हम छोड़ देते हैं, आइडेंटिफिकेशन पे आ जाते हैं। इसमें जनरली दो तरीके से आइडेंटिफाई होता है। आजकल जेई वाले तो लिख के देने लग गए हैं कि वॉल्यूम इज टेम्परेचर इज बीइंग मेंटेन कांस्टेंट। पहले जमाने में ऐसे देते थे कि इट इज मूविंग स्लोली, तो ऐसे देते थे कि पिस्टन इज हीट इज मतलब प्रोसेस इज गोइंग स्लोली एंड द वेसल इज डायाथर्मिक। कैसा देते थे? डायाथर्मिक। डायाथर्मिक का मतलब can exchange heat. Diathermic मतलब it can exchange heat with the surroundings. तो ये slowly करेंगे और अपने से and slowly भी होगा वर्ड। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट हो, या फिर डायरेक्टली लिख देंगे टेम्परेचर इज बीइंग मेंटेन कांस्टेंट। तो कैसे भी कर आके अल्टीमेटली रिजल्ट यही आएगा कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। डायाथर्मिक मतलब हीट। अरे जैन साहब आप क्या करें भाई साहब, आपको तो ये सब पता होगा यार, कहाँ मुझ छोटे आदमी से आप ये सब पूछ रहे हैं। आप तो एंथैल्पी, एंट्रोपी और ऐसी बड़ी बड़ी चीजों वाले आदमी हैं। बाकी सबने सुन लिया था, डायाथर्मिक का मतलब मैंने बता दिया था। सर स्लोली से क्या मतलब है? ओहो, ये एक अलग ही लेवल है। स्लोली मतलब ये एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज कर सके, तो एक्सचेंज करेगा तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, और एक्सचेंज कर सके उसके लिए वॉल्स होनी चाहिए हीट कंडक्टिंग। डायाथर्मिक का अर्थ जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, जैन साहब पता नहीं, उनको अलग पता हो सकता है। हीट कंडक्टिंग मुझे पता है मतलब, ठीक है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग जैन साहब से पूछे, ठीक है। गलत सलत आपको जानना है तो जैन साहब आपको बता देंगे। इट कैन चेंज हीट विद सराउंडिंग नहीं है राहुल सोनी। डैश डैश क्या होता है बेटा? जीवन में कभी भी किसी को इतनी आजादी मत देना कि वो आपका नाम चेंज कर दे, कितना भी ऊपर हो आपसे। सोचेगा इस विषय में। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन, ऑलराइट। चलिए जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। सबने नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर्स आर जोकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो लगाएंगे। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आएगी? एक तरफ तो आएगी 0 डेल्टा यू वाली, प्लस आएगी nRT ln V2 by V1। ओके, तो डेल्टा क्यू आ गया nRT ln V2 by V1। तो आप देख सकते हैं डेल्टा क्यू इज नॉन जीरो एंड डेल्टा टी जीरो। तो स्पेसिफिकेट कितनी होगी इस प्रोसेस की? इनफाइनाइट। क्योंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हैं फिर भी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा।
मॉडुलस is coming out to be P, क्योंकि dP by dV की वैल्यू आई थी minus P by V, right? So bulk modulus of this process is coming out to be P. Got it? तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. आई एम वेटिंग. यार स्कूल एग्जाम के हिसाब से तो देखो नहीं पढ़ा पाऊंगा वेव. अपन देख लेंगे यार, अभी तुमने तो तुम खुद से पढ़ लो. ओ भाई ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो है कुणाल. वैल्यू तो पुट करनी है भाई. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. और डेल्टा डब्ल्यू देख नॉन जीरो आ रहा है इधर मेरे पीछे लिखा है. पुट कर दिया. मेरा बोर्ड चल रहा है, इजी है वो, निकाल SHM से होगा सब. ओके चलिए जी, धन्यवाद. बाकी और भी ज्ञान की बातें देने के लिए अभिनव जैन है ही सही. चलिए जी, थैंक यू जी. अरे जैन साहब सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सब जगह ज्ञान मिल रहा है जी. होमवर्क तैयारी प्रोसेस तो खत्म करना पड़ेगा, फिर भी मैं देता हूँ. ठीक है आज दिन